हेलो एवरीवन, दिस इज एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान। आज मैं एचवीएसी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट टू आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और पिछले पार्ट में आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, उसमें हमने बात की थी हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में। हीट वेंटिलेशन में हमने ये बात की थी कि अगर आप आम एटमोसफेयर से आम हवा को अपने रूम के अंदर या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आप लेके आए, यहाँ पर सर्कुलेट करके उसको एग्जॉस्ट करते हैं, तो ये हीट वेंटिलेशन के मुतरादिफ होता है। और एयर कंडीशनर के अंदर हमने चार फैक्टर्स जो है ना वो बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने ना देखी हो तो प्लीज उसको एक नज़र आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो की समझ जो है ना वो बेहतर तरीके से आएगी। आज की वीडियो में हमने रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करनी है। और रेफ्रिजरेशन जो कि अपने लिए एक बहुत ही वसी फील्ड है। रेफ्रिजरेशन बेसिकली ताल्लुक इसका हमारे साथ बहुत ही गहरा होता है। रेफ्रिजरेशन का जो बेसिक मकसद होता है वो क्या होता है? रेफ्रिजरेशन का बेसिक मकसद यह है कि अगर मिसाल के तौर पर हम जो अपने डेली रोजमर्रा जिंदगी में सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो अगर लेट सपोज मैं 5 किलो का टमाटर लेके आता हूँ, तो जाहिर बात है मैंने सारे टमाटर तो एक ही दिन इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैंने आज तकरीबन 4 या 5 या 6 टमाटर इस्तेमाल किए। बाकी टमाटरों को मैं फिर किसी ऐसी जगह पर रखने की कोशिश करता हूँ कि वो कल परसों के लिए खराब ना हो जाए। तो उन टमाटर्स को 2, 3, 4, 5, 6 दिन के लिए रखने के लिए आपको मुनासिब जगह जो है वो उसके इंतखाब करना पड़ता है, जहाँ पर गर्मी सर्दी जो है ना बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो, वहाँ पर नमी की जो मकदार हो वो बहुत कम और बहुत ज़्यादा ना हो। इस अमल के लिए हम फिर एक डिवाइस जो है वो बना लेते हैं, जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और रेफ्रिजरेटर के अंदर फिर हम इन चीज़ों को स्टोर करते हैं। सो बेसिक मकसद इसका क्या होता है कि ताकि हमारी चीज़ें जो है वो लंबे टाइम तक महफूज रहें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारी चीज़ें होती हैं वो ख़राब क्यों होते हैं अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर के बाहर रखते हैं? तो देखें, इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बेशुमार मखलूक़ात पैदा किए हैं। और उन मखलूक़ात में कुछ ऐसे जरासीम, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ भी हैं जो कि हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो करोड़ों नंबर्स, अरबों नंबर्स जो है ना वो हमारे इर्द-गिर्द ही पाए जाते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है वो भी जानदार हैं, वो भी हमारी तरह जो है ना खाते-पीते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को रेफ्रिजरेटर के बाहर रख लेते हैं, तो वो बैक्टीरियाज़ जो है वो उन चीज़ों को आसानी के साथ खा सकते हैं, उनमें तोड़-फोड़ कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो है ना वो फिर 2, 3 दिन या 4 दिन के अंदर-अंदर ख़राब हो जाते हैं। मिसाल मैं आपको दे दूँगा यहाँ पे, जिस तरह एक डायग्राम मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है कि ये इस डायग्राम के अंदर 2 आम हैं जो कि मैंने आप लोगों को शो करवाए हैं। और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी 2 आम हैं जो कि मैंने आप लोगों को शो करवाए हैं। अब अगर बाहर हम देखें तो रेफ्रिजरेटर के बाहर तकरीबन 35 डिग्री सी का टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर पर जो बैक्टीरियाज हैं, जो जरासीम है, वो बहुत आसानी के साथ आपके जो आम पड़े हुए हैं इनके अंदर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। अब जाहिर बात है जरासीम तो इतना ज्यादा खाना नहीं खाते, तो थोड़ा सा हिस्सा इससे खा लेते हैं अंदर ही घुस के। और कुछ हिस्सा जो है ना वो खाने की वजह से यानी इसमें तोड़ फोड़ करके उन चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। यानी तकरीबन 3 दिन या 4 दिन के बाद जो ये आम है, ये गलना-सड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इसके मुकाबले में जो 2 आम मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हुए हैं और आप लोगों को शो करवाए हैं, इन आम का जो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हुआ है, वो तकरीबन कोई 3, 4 या 5 या 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। और इतने टेम्परेचर पर जो ये बैक्टीरियाज़ हैं, जो ये जरासीम हैं, ये अपने आप को ज़िंदा नहीं रख सकते। तो अगर यहाँ पर जो इस इन आमों पर अमल करने वाले बैक्टीरियाज़ ही अगर यहाँ पर नहीं पाए जाएँगे, यानी नहीं ज़िंदा रह सकते, तो इस वजह से जो ये आम हैं, इनकी सेहत और इनकी सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ये लंबे टाइम तक भी आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर महफूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 15 दिन तक, 20 दिन तक। अगर इस आम के जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक का टेम्परेचर अगर आप इसको सही तरह से मुहैया कर लेते हैं, तो इन्हीं आम को हम 4 से 6 महीने तक भी महफूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो रेफ्रिजरेशन क्या है? सबसे पहले हम इसको थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। रेफ्रिजरेशन है किसी ख़ास जगह में रोज़मर्रा खुराक की अशिया को लंबे टाइम तक महफूज़ रखने के लिए कम दर्जे हरारत बरकरार रखने का अमल रेफ्रिजरेशन कहलाता है। देखिए, किसी ख़ास जगह से क्या मुराद है? यानी रेफ्रिजरेटर। वैसे तो हमारे पास पूरी फ़ज़ा है, लेकिन हम पूरी फ़ज़ा के अंदर तो माहौल को ठंडा नहीं रख सकते, तो हमें किसी ख़ास जगह के अंदर ही ये प्रोसेस करना है।
यानी ये जो ख़ास जगह है, जो कैबिनेट है आपके पास, किसी ख़ास जगह में रोज़मर्रा खुराक की अशिया, जो चीज़ें हम डेली बेस पे खाते हैं, डेली बेस पे हम क्या खाते हैं? हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो दूध, दही वगैरह हो गए, हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम अद्वियात हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि हम लोअर टेम्परेचर पे रख के उनको हम अपने बीमारियों के लिए खाते हैं। सो ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों का जो लंबे टाइम तक महफूज करना, उसके लिए हमें रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस ही करना पड़ता है। लेकिन कैसे? कि इस ख़ास स्पेस के अंदर अगर हम कम दर्जे हरारत बरकरार रखेंगे, तब ही ये चीज़ें जो है ना, ये लंबे टाइम तक महफूज रख सकेंगे। क्योंकि कम दर्जे हरारत पर मैंने आपको बताया कि जो नुकसान पहुँचाने वाली बैक्टीरिया और जरासीम है, वो कम टेम्परेचर पर अपने आप को ज़िंदा नहीं रख सकते। तो हमारी जो चीज़ें होती हैं, वो उनके नुकसान पहुँचाने से बच जाते हैं। ठीक है? सो इस अमल को हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बात की कि कम दर्जे हरारत को मेंटेन करना। अब कम दर्जे हरारत हम तभी मेंटेन कर सकेंगे जब हमें पता होगा कि दर्जे हरारत है क्या चीज़। दर्जे हरारत यानी हरारत की डिग्री, यानी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर या रेफ्रिजरेटर से बाहर जो हरारत है, इसकी क्या डिग्री है, क्या पोज़ीशन है, क्या लेवल है, ठीक है? सो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हरारत क्या होता है? अब अगर हमें हरारत का पता नहीं होता, तो फिर हम दर्जे हरारत को किस तरह समझ सकेंगे? सो हरारत पे मैंने आप लोगों को अगली स्लाइड में बताना है कि हरारत क्या चीज़ होता है। देखिए, हरारत हीट, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन अ बॉडी और सब्सटेंसेस। अगर आप लोगों को इंग्लिश का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, आप नहीं समझते तो कोई मसला नहीं, मैंने उर्दू में भी लिखे हुए हैं। किसी शय में मॉलिक्यूल्स की हरकत और हरकत से होने वाले टकराव को हरारत कहा जाता है। यानी आपके पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को आप कंसीडर कर लें, कोई पानी है, गैस है, कोई ऑयल है, मिल्क है, कोई टॉस बॉडी है, स्टील का रॉड है, कोई कॉपर का रॉड है, जो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर आइस, वाटर और एक सिलेंडर के अंदर गैस ही इसका मिसाल दिया हुआ है। देखिए, हम जानते हैं कि हर मादा चीज़ जो होती है ना, वो कुछ ज़रात पर मुश्तमिल होती है और वो छोटे-छोटे ज़रात जो होते हैं, उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या है कि ये हर वक़्त कुछ न कुछ हरकत में रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ न कुछ तवानाई होती है और उस तवानाई के बलबूते पर ही तो ये हरकत में रहते हैं। जो ठोस जिस्म के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, जो ज़रात होते हैं, वो चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और इनके दरमियान में फ़ासला तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। यानी यूँ समझ लें कि ये एक-दूसरे के अंदर इस तरह जकड़े-जकड़े होते हैं। अब इस सूरत में तो जो ठोस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ़ अपनी जगह पे जो है ना, वो इस तरह वाइब्रेशन ही करते रहते हैं। लेकिन इन वाइब्रेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर टकराव पैदा होता है, उन टकराव से जो है ना एक हरारती तवानाई जो पैदा होती है और यही सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो टकराव की वजह से तवानाई पैदा हो रही होती है, यही इस पूरे की पूरे बॉडी का, इस पूरे के पूरे शे का हीट होता है, हरारत होता है, ठीक है? दूसरा चीज़ हमारे पास है वाटर। वो तो हमने सॉलिड की बात की, जो ठोस अक़साम होते हैं। मायात में क्या होता है, मायात के अंदर भी जितने भी मायात आप ले लें, जिस भी चीज़ को ले लें, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाटर है, तो इसका एक H2O, यानी जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका फ़ॉर्मूला पानी का, एक H2O एक छोटा मॉलिक्यूल है जो कि हमें नज़र नहीं आता। हम उसको अगर देखना चाहेंगे तो उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो इस तरह के करोड़ों नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल इस पॉट में पानी के अंदर होते हैं। तो जब ये आपस में हरकत में रहते हैं, तो हरकत की वजह से इनमें भी टकराव पैदा होता है और जो टकराव इनमें पैदा होता है, उनकी वजह से कुछ न कुछ जो एनर्जी है उसमें इज़ाफ़ा होके ना थोड़ा-सा, यानी आप ये यूँ समझ लिए कि पानी का कुछ न कुछ हरारत इस वक़्त होता है। अगर पानी के अंदर ये हरारत कम होगा, मतलब पानी के अंदर जो हरकत है वो कम होगा और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हरारत कम होगा, तो आप महसूस कर सकते हैं कि पानी तकरीबन एक नॉर्मल पोज़ीशन पे सिर्फ़ खड़ा रहता है और आप उसमें कोई हरकत वग़ैरह ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन अगर पानी के अंदर आप तपश डाल देते हैं, हरारत डाल देते हैं, एक ख़ास लिमिट से बढ़ा देते हैं, तो फिर पानी के अंदर जो पानी है वो शोर करता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना इधर-उधर इनके मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं इस पतीले के अंदर जो पानी है उसको नीचे से हीट दे रहा हूँ और हीट लेने की सूरत में ये जो पतीले के अंदर पानी है, इसके अंदर शोर और साथ-साथ बुलबुले और पानी जो है ना वो तेज़ी के साथ हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को।
अच्छा, इसके बाद जो गैसेस होते हैं, गैसेस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और गैसेस के मॉलिक्यूल भी हरकत में रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें भी टकराव पैदा होता है। अगर टकराव ज़्यादा होगा तो इसका तपश ज़्यादा होगा, हरारत ज़्यादा होगा। अगर टकराव कम होता है तो इसका तपश कम होता है, हरारत कम होता है। अगर एक ख़ास हद से इसका हरारत यानी एक ख़ास हद से इसका टकराव जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कभी-कभार बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जिनके सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा टकराव पैदा होने की वजह से ज़्यादा हरारत बढ़ी और ज़्यादा हरारत से दर्जे हरारत बढ़ी और दर्जे हरारत से फिर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में तवानाई इतनी बढ़ गई कि इस तवानाई की वजह से ये जो वाल्व्स हैं इस सिलेंडर के, इनको ही ये उड़ाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है? सो ये हो गई हरारत की बात। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि हरारत को हम मापते कैसे हैं? हरारत को मापा किस तरह जाता है? तो उसके लिए जो हमारे पास दो किस्म के यूनिट इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक को हम बीटीयू कहते हैं, दूसरे को हम किलो जूल या किलो कैलोरी भी कह सकते हैं। ठीक है? बीटीयू हम अक्सर आम जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं उनसे हम सुनते हैं कि फलानी चीज़ में इतने बीटीयू जो है ना वो जज़ब हो जाते हैं, इतने बीटीयू जो है ना वो खारिज हो जाते हैं। लेकिन बीटीयू का असल मकसद क्या है? सो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है कि हरारत की वो मिकदार जो 1 पौंड पानी में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की तब्दीली लाए, वो 1 बीटीयू के हरारत के बराबर होगा। हरारत की वो मिकदार जो 1 पौंड पानी में है। अब ये यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि 1 पौंड पानी का ज़िक्र यहाँ पे हो चुका है। 1 पौंड बरतानवी निज़ाम में वज़न की इकाई है और 1 पौंड बराबर होता है 454 ग्राम। 454 ग्राम का ये बराबर होता है। अगर 454 ग्राम का पानी हम किसी बर्तन के अंदर ले लें और उसमें हम या हरारत दे दें या हरारत उससे निकाल लें, तो इस सूरत में अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की तब्दीली वाक़या हो या डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बढ़ जाए 1 दर्जा या डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कम हो जाए 1 दर्जा, तो इस दौरान जो हरारत जज़ब होगी या जो हरारत ख़ारिज होगी, वो 1 बीटीयू के बराबर होगी। ठीक है? ये हमारे पास बात हो गई बीटीयू की। बीटीयू बरतानवी निज़ाम की हरारत की पैमाइश की इकाई है। ठीक है? बरतानी में जो इस्तेमाल होते हैं वो बीटीयू ही इस्तेमाल होता है। जो किलो जूल है या किलो कैलोरी है, किलो जूल या किलो कैलोरी, ये मेयारी निज़ाम या आप इसको एसआई सिस्टम में हरारत की पैमाइश की इकाई इसको कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसका है 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तब्दीली लाने के लिए जो हरारत की मिकदार दरकार होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? 1 किलो कैलोरी कह सकते हैं। ठीक है ना? किलो कैलोरी जो है, अगर मान लेते हैं हमने एक बर्तन के अंदर पानी डाल लिया और पानी कितना डाल दिया हमने? 1 किलोग्राम का डाल दिया। अब 1 किलोग्राम पानी डालने के बाद या तो हमने इसको हीट कर दिया या फिर इसको हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। अब इसमें अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादती हो जाए हरारत में या कमी हो जाए हरारत में, इस दौरान जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का की ज़्यादती हुई या कमी हुई, इस दौरान जो भी हरारत खारिज हो जाए या जज़ब हो जाए, वो हरारत 1 किलो कैलोरी के बराबर होगा और यही सेम हरारत 4.187 किलो जूल के बराबर होगा। ठीक है? यहाँ पे इस बर्तन के अंदर जो पानी है, इसका टेम्परेचर है इस वक़्त 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको इस बर्तन को मुसलसल नीचे से हीट जो है वो ऐड हो रहा है 99.1, 99.3, 99.5, 99.7, 99.8, ये अब 100 हो चुका है। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे वीडियो को पॉज़ कर दिया, ये 100 हो चुका है। तो 99 से 100 तक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आया और पानी कितना था? 1 पाउंड था यानी 454 ग्राम था। सो कितना हरारत यहाँ पे जज़ब हो चुका होगा? 1 बीटीयू का हरारत जज़ब हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट या स्पेशल हीट की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने समझना है। एक रेफ्रिजरेंट क्यों एक अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जा सकता है, उसमें भी इस स्पेसिफिक हीट और स्पेशल हीट का एक बहुत ख़ास किरदार होता है। देखें, इस स्पेसिफिक हीट के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी ख़ास चीज़ के किसी ख़ास चीज़ के लिए हरारत की वो मिकदार जो उस चीज़ के ख़ास इकाई वज़न में 1 डिग्री दर्जे हरारत की तब्दीली ले आए, उसको क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उसी चीज़ का स्पेसिफिक हीट।
उसी चीज़ का स्पेसिफिक हीट या स्पेशल हीट भी हम इसको कह सकते हैं। अगर डेफिनेशन से आप नहीं समझे हैं तो कोई मसला नहीं, मैं आपको इस एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाया कि हमारे पास वाटर था, कितना था 1 पाउंड। 1 पाउंड कितने के बराबर होते हैं? 454 ग्राम का। इसका टेम्परेचर कितना था इनिशियली? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट था, ठीक है ना। फिर हम उसमें हीट ऐड करना शुरू कर दिया, तो हीट ऐड करने के बाद वो कितने तक चला गया? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया, ठीक है। अब पानी का जब हमने फी पौंड टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया तो इसने कितना हीट जज़ब किया? यहाँ पर 1 BTU का हीट जज़ब किया। तो ये 1 BTU का जो हीट है, ये इस पानी के लिए स्पेसिफिक हीट है। चाहे आप किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, जो जब भी आप किसी पानी को गर्म करेंगे, 1 पाउंड पानी को अगर आप गर्म करेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो वो 1 BTU का हीट ही जज़ब करेगा। ये हर जगह पे स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो ये पानी के लिए स्पेसिफिक हीट है। अच्छा, ये तो हमने बीटीयू के अंदर बात की, बीटीयू पर पाउंड। अगर हम किलो जॉल के अंदर बात करें तो किलो जॉल पर केजी के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो वाटर होगा वो 1 kg का होगा। आपके पास जो वाटर होगा वो 1 kg का होगा, और जो टेम्परेचर है वो मिसाल के तौर पर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम 1 kg के वाटर जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम गर्म करना शुरू कर दें, तो ये वाटर जो है, ये 1 kg वाटर, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने के बाद जो इसमें 1 डिग्री का चेंज आएगा, इस दौरान इसने 4,187 किलो जूल का हीट ही जज़ब कर रहा है। और ये 4,187 किलो जूल जो है, ये इस पानी के लिए स्पेसिफिक हीट है, स्पेशल हीट है। यानी आप किसी भी कंट्री में जाएं, जब भी आप 1 किलोग्राम के पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तो उसमें कितना हीट जज़ब होगा या कितना हीट खारिज होगा? उसमें 4,187 किलो जूल का हीट ही जज़ब होगा या खारिज होगा, ठीक है। ये 4,187 किलो जूल का जो हीट है, ये स्टैंडर्ड है, याद रख लें, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं हरारत के अक़साम, यानी कितने किस्मों का हरारत जो है वो मुंतकिल होता है किसी बॉडी के अंदर, या कितने किस्म का हरारत जो है ना वो मुंतकिल होता है किसी बॉडी से बाहर। लेट सपोज हम बात करते हैं कि कोई दो बॉडीज है जिनके अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी मुंतकिल हो रहा है। तो हीट दो तरीकों से ट्रांसफर हो सकता है, एक होता है सेंसिबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट। और ये ज़रूरी क्यों है आपको बताना? क्योंकि हमारे एवापोरेटर के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें सेंसिबल हीट भी वाक़या होता है, उसमें लेटेंट हीट भी वाक़या होता है। सेम इसी तरह रेफ्रिजरेटर की कंडेंसर के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें सेंसिबल हीट भी होता है और लेटेंट हीट भी होता है, ठीक है, जो जिसको हम सुपर हीट और सब कूल्ड वगैरह ये चीज़ें कहते हैं। अच्छा, सेंसिबल हीट क्या होता है? सेंसिबल हीट वो हरारत है कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर दाखिल कर दें या खारिज कर दें, सो टेम्परेचर चेंज हमें थर्मोमीटर बताएगा और शेप चेंज जो है उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। सेंसिबल हीट की सूरत में, यानी हरारत मखसूस, वो हरारत जो मखसूस किया जा सकता हो थर्मोमीटर के ज़रिए से, ठीक है। सो इस किस्म की हरारत में जब हम किसी चीज़ के अंदर हरारत डाल दें या किसी चीज़ से हरारत हम निकाल दें और हमें टेम्परेचर में चेंज शो हो जाए थर्मोमीटर से और शेप में चेंज शो ना हो जाए, यानी शेप चेंज ना हो जाए, इस किस्म की हरारत को हम सेंसिबल हीट या हरारत मखसूस कह सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वाटर है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको अगर हम गर्म करेंगे, हीट देंगे और कुछ देर बाद ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, तो इस दौरान इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने हीट दे दिया तो ये टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस सूरत में टेम्परेचर में तब्दीली शो हो गई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था इधर, और जब हमने थोड़ी देर बाद चेक किया थर्मोमीटर से तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मतलब टेम्परेचर तो चेंज हो गया लेकिन शेप में कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो ऐसा हीट ऐड करना कि जिसमें टेम्परेचर चेंज हमें शो हो जाए लेकिन जो शक्ल में तब्दीली है वो हमें शो ना हो जाए, यानी पानी ही रहे या जो भी चीज़ है वो वही ही रहे, तो इस किस्म के हालात को हम क्या कहेंगे? इस किस्म की हालात को हम कहते हैं सेंसिबल हीट, ठीक है, हरारत मखसूस, जो मखसूस होने वाला हो। लेकिन इसके बरक्स ऐसी हरारत जो कि हम किसी चीज़ के अंदर ऐड कर दें, यही हम किसी चीज़ से खारिज कर दें और उस सूरत में टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो
लेकिन शेप में चेंज वाक़या हो जाए, तो इस किस्म की हरारत को हम फिर लेटेंट हीट कहते हैं या खुफ़िया हरारत, मख़फ़ी हरारत, छुपा हुआ हरारत, ठीक है? मिसाल यहाँ पे ले लें कि वाटर है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी बिल्कुल खौलता हुआ पानी है, यानी आप बॉइलिंग पॉइंट पे ही आ चुका है पानी। अब अगर इसको हम मज़ीद ऐड करेंगे, तो इसमें कोई टेम्परेचर चेंज तब तक वाक़या नहीं होगा, जब तक ये पूरा का पूरा वाटर यहाँ पर स्टीम में तब्दील ना हो जाए, यानी भाप ना बन जाए यहाँ पर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम तक जो हरारत इसमें हम ऐड करते हैं, वो हरारत हमारे पास होता है लेटेंट हीट, जिसको हम कहते हैं छुपा हुआ हरारत। छुपा हुआ हरारत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हरारत के ऐड होते हुए टेम्परेचर चेंज में कोई मतलब तब्दीली नहीं हुई टेम्परेचर में, और दर्ज हरारत यहाँ पर भी 100 डिग्री सी है, यहाँ पर भी 100 डिग्री सी है, लेकिन शेप चेंज हुआ। यहाँ पर वाटर था और दूसरे पोजीशन पर ये स्टीम बन चुका है। तो ऐसी हरारत जो कि हालत में तब्दीली हो जाए और टेम्परेचर में कोई तब्दीली ना हो, इस किस्म की हरारत को हम लेटेंट हीट कहते हैं। सो ये थी आज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतानी थी हरारत और दर्ज हरारत के मुतालिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आगे दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।